तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर प्रतीक्षा मैम, जो कि आपके लिए लेके आ गई हूं। पहला चैप्टर था हमारा बायो का पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें से हमारा एक टॉपिक है लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि लघु बीजाणु जनन के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो इसमें हमें लिखना क्या है, इसका आंसर क्या क्या होगा, पूरा देखते हैं कि आखिर लघु बीजाणु जनन की प्रोसेस होती कैसे है। तो सबसे पहले लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है। तो माइक्रो मतलब होता है लघु, ये तो पता है हमारा। ये माइक्रो का मतलब क्या हो गया, लघु। उसके बाद है स्पोरो, स्पोरो का मतलब हो गया क्या, बीजाणु, लघु बीजाणु। और जेनेसिस का मतलब हो गया निर्माण या निर्माण की क्रिया। तो लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया ही क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम, ये लिखा हुआ है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में आपको देख के लग रहा होगा कि मैम तो इतना बड़ा डेफिनेशन लिखवा दी है, अब इसको याद कैसे करें, है ना, लग रहा होगा। लेकिन देखिए, अभी अगर मैं इसको एक एक चीज डायग्राम से बताऊंगी तो आपको लगेगा कि ये तो एकदम इजीली था, हमने पिछला क्लास में ये सब पढ़ लिया है। तो देखो, इसमें दिया है क्या, पहला एक एक लाइन से समझना आप। नर संरचना पुंकेसर के, मैं बताई आपको, पहले बताई थी कि हमारा नर संरचना, पुष्प की नर संरचना क्या कहलाती है, पुंकेसर। तो हमारी वो संरचना कौन सी थी, ये वाली थी, आपको याद होगा, है ना, कि पुंकेसर, नर संरचना हमारी पुंकेसर के पराग कोश, मैं आपको इसके पहले बताई थी, ये वाला भाग कहलाता है तंतु, है ना। इसके बाद ये वाला भाग कहलाता है पराग कोश, है ना, ये हो गया। तो क्या बोल रहा है, नर संरचना पुंकेसर के पराग कोश में, ये पराग कोश में स्थित, इसमें पराग कोश में क्या स्थित रहता है। अब देखो, इसके बाद मैं, इसके बाद क्या बताई थी, ये वाला डायग्राम। सब चीजें आपको याद आती जा रही होंगी पिछली क्लास की, कि पराग कोश में स्थित लघु बीजाणुधानी, पराग कोश में क्या रहते हैं, लघु बीजाणुधानी उपस्थित रहते हैं। लघु बीजाणुधानी में, ये दो लाइन हो गए क्लियर। नर संरचना पुंकेसर हो गया अपना, पुंकेसर का पराग कोश हो गया, पराग कोश में स्थित, तो पराग कोश में स्थित लघु बीजाणुधानी, ये हो गया हमारा लघु बीजाणुधानी। ठीक है, अब ये लघु बीजाणुधानी में उपस्थित बीजाणुजन ऊतक की पराग मात्र कोशिका में, अब इसमें बोल रहा है केवल एक ये कोशिका अगर ले लिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात टोटल कितने लघु बीजाणु का निर्माण होता है, 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन। इतना चीजें याद हो गई। अब देखना आप कि नर संरचना पुंकेसर, पुंकेसर की संरचना हमेशा द्विगुणित रहती है। ठीक है, ये वाली लाइन में देखना, पुंकेसर भी द्विगुणित है, पराग कोश भी द्विगुणित है। अब इसके बाद देखना, बीजाणुजन ऊतक की पराग मात्र कोशिका, तो बीजाणुजन ऊतक भी द्विगुणित संरचना होगी, पराग मात्र कोशिका भी द्विगुणित संरचना होगी। और इसमें अगर अर्धसूत्री विभाजन, आप देखो, अगर ये हमारा, इसमें कोई भी एक बीजाणु है, इसमें अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा, ये तो एक हो गया। अब ये 4 भागों में अब बट रहा है, तो 4 भागों में बटेगा तो छोटे छोटे 4 होंगे ना। अब इसको अगर द्विगुणित बोल दिए, इसमें से आधे आधे इसमें आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, अगुणित। तो इसके बाद विभाजन के पश्चात जब 4 लघु बीजाणु के निर्माण, तो ये हमारा लघु बीजाणु क्या हो जाएगा, ये हमारा एन हो जाएगा। ठीक है, अगुणित। इतनी बातें समझ में आ गई। ये तो रही डेफिनेशन की बात। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखते हैं, ये डेफिनेशन के बाद विथ डायग्राम समझते हैं कि डायग्राम में कैसे लघु बीजाणु जनन की क्रिया होगी। तो देखिए, डायग्राम में ये हमारा लघु बीजाणुधानी, जो कि अभी से पहले की क्लास में, अब तक में मैं बहुत बार ये डायग्राम बना चुकी होंगी। देखो, ये हो गया हमारा लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी में हमारे ये हो गए लघु बीजाणु, जिनके अंदर होते हैं पराग कण। ठीक है, अब इसमें मैं अगर देखूं कि ये एक को बाहर निकाल के इसमें लघु बीजाणु जनन की क्रिया हम करा रहे हैं, तो ये एक आ गया बाहर। एक लघु बीजाणु का अगर हम अध्ययन करें तो इसमें बहुत सारे कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाएंगे, जिसमें केवल एक का, इसमें से केवल ये एक कोशिका का हम अध्ययन करते हैं।
तो ये एक कोशिका का अध्ययन करेंगे तो ये वाली कोशिका हमारी कहलाएगी लास्ट की। ये सब तो बहुत सारे कोशिकाओं के गुच्छे हो गए और ये वाली कोशिका एक कोशिका कहलाएगी हमारी बीजाणुजन ऊतक कोशिका। इतना समझ में आया आपको कि अगर इसमें से एक निकाला, एक में बहुत सारे कोशिकाओं के गुच्छे हो गए, जिसमें से केवल एक कोशिका का अध्ययन आगे जाके कर रहे हैं तो वो उसका नाम क्या होगा? बीजाणुजन ऊतक कोशिका। अब ये बीजाणुजन ऊतक कोशिका आगे जाकर क्या कहलाएगी? अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका, ये नाम आप याद रखिएगा कि बीजाणुजन ऊतक कोशिका आगे जाके इसका नाम क्या होगा? अधोस्तरीय कोशिका। और ये अधोस्तरीय कोशिका को ही एक नाम और रहता है इसका, विभज्योतिकी। विभज्योतिकी कोशिका। ये दोनों नाम से कभी भी अगर आएगा तो याद रखना कि दोनों सेम ही हैं, अधोस्तरीय और विभज्योतिकी। तो ये इसके आगे देखना, बीजाणुजन ऊतक कोशिका हो गया, आगे जाके ये काय में चेंज हुई? अधोस्तरीय कोशिका में। और अधोस्तरीय कोशिका आगे जाके इसका क्या होगा? साइज इसका बढ़ जाता है, मतलब ये अपना साइज बढ़ाती है। कौन? अधोस्तरीय कोशिका आगे जाके अपना साइज बढ़ाएगी और साइज बढ़ाने के बाद उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका का साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने के बाद क्या कहलाएगा वो? प्रपशु कोशिका। अब देखिए प्रपशु कोशिका ये होगा दो भागों में विभाजित। तो ये दो भाग हमारे कौन कौन से होंगे? मतलब दो भाग ऐसे हैं कि एक भाग में तो हमारा फर्स्ट वाला था जिसमें 4 परत थे। अभी इसके पहली वाली क्लास में हम पढ़े थे कि परागकण में या परागकोश की 4 परतों के नाम देखे थे ना। तो इसमें एक साइड एक परत में आ जाएगा क्या? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका में कौन कौन सी आ जाएंगी? हमारे परागकोश के 4 परत। परागकोश के 4 परतों के नाम आपको याद हो गए होंगे अब तक में। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, क्या क्या था। सबसे पहला, सबसे बाहरी आवरण था बाह्य परत। ओके, पहला था बाह्य परत। उसके अंदर, बाह्य परत के अंदर क्या था याद करो आप? अंतःस्थितियम था शायद, अंतःस्थितियम। अंतःस्थितियम। थर्ड क्या था? थर्ड था मध्य परत। मध्य परत। और सबसे अंदर वाला भाग क्या था? टेपिटम। जो कि टेपिटम में बताई थी आपको, टेपिटम ही पोषण परत कहलाती है। मध्य परत आर्द्रता प्रदान करती है। अंतःस्थितियम और बाह्य परत सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। केवल छोटे छोटे से पॉइंट है, उसमें आपको प्राथमिक भित्तीय कोशिका के 4 परत के नाम याद हो गए। अब इसके बाद देखना दूसरा वाला, इसमें आएगा बीजाणुजन ऊतक कोशिका। हमारा जो बीजाणुजन कोशिका, कौन कौन से थे बीजाणुजन कोशिका? अब इसमें देखना आप, इसमें कुछ नहीं है, केवल प्रपशु कोशिका में एक तो हो गया प्राथमिक भित्तीय कोशिका और बीजाणुजन कोशिका। ये भी प्राथमिक है, तो ये सेकंड वाला भी प्राथमिक बीजाणुजन ऊतक कोशिका। अब उसको डेफिनेशन से आप देखना, कहाँ गया? लघु बीजाणुधानी में उपस्थित बीजाणुजन ऊतक, यही है ना, बीजाणुजन ऊतक की पराग मात्र कोशिका। अब ये बीजाणुजन ऊतक की क्या आ गई? पराग मात्र कोशिका। पराग मात्र कोशिका। पराग मात्र कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। इसके पश्चात क्या होगा? 4 लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया होती है। तो पराग मात्र कोशिका के बाद ही लास्ट में जाके लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया होगी।
और वो 4 लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया कैसे होगी, इसके बाद वाली क्लास में हम अभी जस्ट देखते हैं कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से 4 लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया कैसे होती है। तो आई होप आपको डायग्राम से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। लघु बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि लघु बीजाणुधानी में टोटल एक कोशिका को हमने लिया। एक कोशिका में खूब सारे कोशिका के गुच्छे थे, जिसमें से एक कोशिका का नाम क्या हो गया, बीजाणुजन ऊतक कोशिका। बीजाणुजन ऊतक कोशिका आगे जाके अधोस्तरीय कोशिका में चेंज हो गई। अधोस्तरीय कोशिका क्या करी, अपना साइज बढ़ाई। साइज बढ़ाने के बाद उसका क्या हो गया, वो कौन सी कोशिका कहलाई, प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका 2 भागों में डिवाइड हुई। 2 भागों में डिवाइड होने के बाद प्राथमिक भित्तीय कोशिका के 4 परत थे, जो कि क्या है, हमारे पराग कोश के 4 परतों के नाम है ये। तो ये आपको इजीली याद हो जाएंगे। और प्राथमिक बीजाणुजन ऊतक कोशिका आगे जाके पराग मात्र कोशिका में चेंज होगी और पराग मात्र कोशिका ही क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करती। एक चीज और याद रखिए आप कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका यहाँ पे क्या होगा, समसूत्री विभाजन होता है। ओके, और इसके बाद ये क्या करेगी, पराग मात्र कोशिका क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। ये आप याद रखना। तो आगे जाके अभी और डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो चलिए डायग्राम के थ्रू उसके आगे देखते हैं कि कैसे वो 4 परतों का निर्माण हुआ और 4 परतों के निर्माण के बाद कैसे वो 4 लघु बीजाणु के निर्माण हो रहे हैं। 4 लघु बीजाणु के निर्माण कैसे हो रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो ठीक है, डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले तो चार परत का निर्माण कैसे हो रहा है वो देख रहे हैं। ये हो गया हमारा लघु बीजाणुधानी, है ना। तो लघु बीजाणुधानी में सबसे पहले वाला एक वो बनाए थे, अपने चार्ट बनाए थे। तो चार्ट में था क्या, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका या पराग कोश में टोटल 4 परत होते हैं। तो सबसे बाहरी वाला परत, सबसे फर्स्ट में जो परत था वो क्या कहलाएगा, बाह्य परत। हमारा ये वाला परत जो बन रहा है ये कौन सा है, बाह्य परत। इसका नाम दे देते हैं बाह्य परत। बाह्य परत के अंदर वाला भाग, बाह्य परत में जो अंदर था वो क्या था, अंतः स्थितियम। ये हो गया हमारा अंतः स्थितियम। फिर अंतः स्थितियम के अंदर वाला भाग जो था वो क्या हो जाएगा, मध्य परत। ये हो गया मध्य परत। और लास्ट में जो सबसे अंदर वाला पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, टैपेटम। ये वाला, ये वाला भाग हो गया हमारा टैपेटम। तो टोटल ये 4 भाग हो गए प्राथमिक भित्तीय कोशिका के। अब देखिए प्राथमिक भित्तीय कोशिका के 4 भाग तो हमारे ये हो गए। तो ये हो गए 4 परतों के नाम। अब आगे जाके देखेंगे, ये तो हो गया क्या, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं के 4 परत। अब इसके आगे यहाँ पे देखना, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, बीजाणुजन कोशिका ये आ गया हमारा। एक बार आप डेफिनेशन में देख लीजिएगा कि डेफिनेशन में जो लिखे हैं उसी का पूरा यहाँ पे अपन कार्य कर रहे हैं कि कैसे 4 लघु बीजाणु का निर्माण होगा। तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में क्या होगा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, यहाँ पे समसूत्री विभाजन के पश्चात प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो होगी वो आगे जाके पराग मात्र कोशिका में चेंज हो जाएगी। क्या कहलाएगी, पराग मात्र कोशिका। समसूत्री विभाजन के पश्चात ये क्या कहला रही है हमारी, ये हो गया क्या, ये पराग मात्र कोशिका। ठीक है, इतना समझ में आया कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में क्या हुआ, समसूत्री विभाजन के पश्चात वह पराग मात्र कोशिका कहलाने लगा। ठीक है, पराग मात्र कोशिका में
आगे जाके और क्या होगा, जहाँ समसूत्री विभाजन हो गया, फिर इसके आगे इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। पराग मात्र कोशिका क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन करने के पश्चात ही ये क्या करेगी, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। वो 4 लघु बीजाणु यहाँ पे इस तरह से होंगे। ये हमारे हो गए 4 लघु बीजाणु। तो ये 4 लघु बीजाणुओं को क्या करेगा, देखिए ये टैपिटम है ना, तो टैपिटम यहाँ से उनको अलग अलग दिशाओं से पोषण प्रदान करता है। मैं आपको इसके पहले ही बताई थी कि टैपिटम जो क्या कहलाती है, पोषण परत। जो हमारे जितने भी पराग कण होते हैं या जितने भी बीजाणु होते हैं, तो उनको क्या देगी, पोषण देती है। ठीक है, पोषण प्रदान करती है। इसलिए ये परत के पास में ही ये चारों बीजाणु पाए जाते हैं, है ना। तो ये 4 हो गए। अब देखो ये लघु बीजाणु, ये तो हमारे क्या हो गए, लघु बीजाणु। 4 लघु बीजाणु का निर्माण हो गया ना, जो कि आप डेफिनेशन में लिखे थे, सेम लघु बीजाणु का निर्माण हमारा हो गया। अब ये आगे जाकर क्या होगा, देखो टैपिटम इनको पोषण दी। पोषण, ये जब लघु बीजाणु टैपिटम से अपना पोषण लिए, तो पोषण के पश्चात ये क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पोषण लेके क्या हो गए, अपना टैपिटम से परिपक्व हो गए, और परिपक्व होने के पश्चात ही ये पराग कण का निर्माण करते हैं। पराग कण का निर्माण करते हैं। तो ये हो गई हमारी पूरी प्रोसेस कि फर्स्ट में प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका समसूत्री विभाजन की, समसूत्री विभाजन के पश्चात काय का निर्माण हुआ, पराग मात्र कोशिका का। पराग मात्र कोशिका में क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात वो 4 लघु बीजाणु में कन्वर्ट हो गई। तो 4 लघु बीजाणु ये बन गए। फिर टैपिटम से, ये टैपिटम है, ये इनको क्या कर रही है, अपना पोषण दे रही है। पोषण लेने के पश्चात ये लघु बीजाणु क्या हो गए, परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व हो जाने के पश्चात ही लास्ट में जाके पराग कण का निर्माण करते हैं। अब देखिए, अगर एक लघु बीजाणु धानी में कितने लघु बीजाणु का निर्माण हुआ, 4, है ना। एक लघु बीजाणु में, लघु बीजाणु धानी में 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, 4 लघु बीजाणु का निर्माण हो गया। अगर हम देखें कि ऐसे, अगर अब ये तो 4 हो गए, अब ये 4 भी तो आगे जाके फिर करेगा ना, ये 4 हैं, तो ये अपना अगर एक और देखा जाए तो ये भी अगले 4 बनाएगा, फिर ये भी अगले 4 बनाएगा। ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू चलते जाती है। तो फिर ये लास्ट में 4 क्या बनाएगा, 16 बनाएगा। तो ये प्रोसेस आगे जाके अपना डबल होते जाती है। तो ठीक है, आप, आई होप कि आपको लघु बीजाणु जनन की पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अलग अलग पूरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।